वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर फर्स्ट से। टॉपिक है वैश्वीकरण। इसकी अवधारणा के बारे में जानेंगे और समसामयिक परिस्थितियां हैं इसकी कुछ, और इसके प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और इट्स रिलेवेंस इन द कंटेम्परेरी सिचुएशन, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इसके प्रस्तावना को पहले समझ लेते हैं। वैश्वीकरण आज को एक सच्चाई है, आज के युग की एक सच्चाई है ग्लोबलाइजेशन। इस प्रक्रिया द्वारा मानव जीवन के सभी पक्ष को प्रभावित किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन से मनुष्य के जीवन पे हर एक पक्ष पर प्रभाव पड़ा है। इस प्रक्रिया द्वारा धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को चुनौती मिलती है। जब ग्लोबलाइजेशन किया गया तो उससे धर्म में, संस्कृति में और राष्ट्र में चुनौती का सामना करना पड़ा, और आज की उदीयमान वैश्विक व्यवस्था ने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को पुनर्गठित करने हेतु सोचने पर विवश कर दिया और समाजों तथा समुदायों की आर्थिक गतिविधियां तथा शक्ति के संबंधों को भी पुनर्संयोजित करने हेतु इस प्रक्रिया ने बाध्य किया था। तो समाज और समुदाय के जितने भी आर्थिक गतिविधियां थी और शक्तियां थी, उनके संबंध में उनको नियोजित किया गया और पुनः संयोजित किया गया उन्हें। वैश्वीकरण एक दो धारी तलवार है। एक तरफ इसमें वैश्वीकरण ने उत्साहजनक संभावनाएं उपस्थित की हैं। तो वैश्वीकरण वो उत्साहजनक संभावनाओं की उपस्थिति करता है, उत्साह को बढ़ाता है। आर्थिक वैश्वीकरण की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इसमें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसके द्वारा नई आर्थिक नीति का परिचय दिया गया और उदारीकरण कार्यक्रमों, लिबरलाइजेशन प्रोग्राम्स का परिचय देने वाला चतुर्थ संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम SAP आयोजित किया गया था। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि IT सेक्टर से विशेष रूप से इंटरनेट ने वैश्वीकरण संबंधों तथा संपर्कों की तीव्रता को और अधिक बढ़ावा दिया। तो जब वैश्वीकरण हुआ तो उसमें सूचना प्रौद्योगिकी जो था, इस विषय में इंटरनेट का उपयोग करके वैश्वीकरण के संबंधों को और संपर्कों को और अधिक तीव्रता से बढ़ावा दिया। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बेहतर संभावना की तलाश में लोग उत्प्रासित हो गए थे और इस प्रकार के चलते एक नवीन आर्थिक और राजनैतिक बुनियादी पुनर्संरचना के निर्माण में वैश्विक परिस्थितियां उत्पन्न हुई और औद्योगिक क्रांति के समय ही एक प्रकार के वैश्वीकरण एकीकरण का विकास हुआ। तो इस तरह से वैश्वीकरण की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण इसमें क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आई और उससे वैश्वीकरण एकीकरण की विकास हुआ। और इस यह जो विकास था वो राष्ट्र राज्य की सीमाओं से ऊपर उठकर हुआ और फ्रीडमैन के अनुसार वैश्वीकरण वास्तव में बाजारों, वित्त और प्रौद्योगिकियों के लिए एक एकीकरण है। तो यह लास्ट में फ्रीडमैन के अनुसार बताया गया कि वैश्वीकरण प्रक्रिया वास्तव में बाजारों के लिए, वित्त के लिए और प्रौद्योगिकियों के लिए एकीकरण था। अब हम देखेंगे कि वैश्वीकरण के प्रभाव क्या रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जब किया गया तो इसमें सकारात्मक भी इसका इम्पैक्ट हुआ, प्रभाव हुआ, और नकारात्मक भी कुछ प्रभाव हुए इसके। तो वैश्वीकरण वो दो धारी तलवार था। इसमें वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विविध क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देखे गए, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें नकारात्मक परिवर्तन मिले परिणाम स्वरूप। तो उससे बताया गया कि ये दो धारी तलवार था। किसी क्षेत्र में वैश्वीकरण का सकारात्मक परिवर्तन हुआ तो किसी क्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। इससे हानि और विनाश की स्थिति भी
सामने आई। तो जो उसमें हानि हुई, जो विनाश हुआ, वो स्थितियाँ भी सामने आई। इन दोनों पक्षों की विवेचना द्वारा ही वैश्वीकरण के परिणामों को समझना है और तार्किक तथा वैज्ञानिक मूल्यांकन इसका किया जा सकता है। वैज्ञानिक, चिकित्सकीय और इस प्रकार के अन्य आविष्कार सभी के लिए उपलब्ध हुए और आज अधिकांश क्षेत्रों में गैर देशीय संगठनों का तेजी से निर्माण हो रहा है। वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम भी बहुत अधिक हैं। तो ये कुछ सकारात्मक परिणाम बताए गए वैश्वीकरण के, जिसमें वैज्ञानिक क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, अन्य कई क्षेत्रों में नए नए आविष्कार उपलब्ध कराए गए। जबकि नकारात्मक परिणाम अगर हम देखें तो इसमें बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है और नाथ के आर्थिक वैश्वीकरण के दुष्परिणामों को रेखांकित किया जाता है। कुछ आर्थिक भी दुष्परिणाम हुए वैश्वीकरण के और कुछ ऐसे थे जो बेरोजगारी को बढ़ावा देते थे, जिससे आर्थिक स्थिति में की गति जो है धीमी हो गई। अब देखते हैं कि राष्ट्रवाद बनाम वैश्विकवाद, मतलब कि नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। तो राष्ट्रवाद क्या था और वैश्विकवाद क्या था? अन्य सामाजिक तथ्यों की तरह राष्ट्रवाद भी एक ऐतिहासिक तथ्य था। जैसे कि और सारे तथ्य जो है राष्ट्रवाद से रिलेटेड थे, तो राष्ट्रवाद भी एक ऐतिहासिक तथ्य था जिसमें लोक जीवन के विकास क्रम में वस्तुनिष्ठ और भावनिष्ठ दोनों प्रकार के ऐतिहासिक तत्वों की परिपक्वता के पश्चात राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। तो इस राष्ट्रवाद में लोक जीवन के विकास के लिए वस्तुनिष्ठ और भावनिष्ठ दोनों ही प्रकार के ऐतिहासिक तत्वों को सम्मिलित किया गया था, तब जाके राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। जैसा E.H. कार ने लिखा है, तो E.H. कार ने इसके बारे में बताया है कि सही अर्थों में राष्ट्र का उदय मध्य युग की समाप्ति पर ही हुआ। उनका कहना था कि राष्ट्रवाद का उदय जब हुआ तो मध्य युग की समाप्ति थी। और A.R. देसाई मानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के खास दौर में राष्ट्रों का जन्म हुआ। तो A.R. देसाई का कहना था कि जब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का खास दौर चल रहा था, मतलब कि मध्यम वर्ग उसका सबसे टॉप लेवल चल रहा था, तभी राष्ट्रों का जन्म हुआ था। सामाजिक अस्तित्व के पूर्ववर्ती कालों के अराष्ट्रिक तथा जन समुदायों से आधुनिक युग के राष्ट्र अपने निम्नलिखित गुणों के कारण भिन्न होते हैं। राष्ट्र के सारे सदस्य किसी निश्चित भूभाग में एक ही अर्थतंत्र के अंतर्गत परस्पर जैविक रूप से संपृक्त होते हैं। तो इस तरह से बताया गया कि राष्ट्र के जितने भी सदस्य होते हैं वो किसी निश्चित भूभाग में ही रहते हैं, जिसके कारण फलस्वरूप उनमें सम्मिलित आर्थिक अस्तित्व का अभाव होता है और वे प्रायः एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इनमें जो है एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनकी एक ही मनोवैज्ञानिक कड़ी होती है। इसी कड़ी में भारत में दलित समुदाय द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी प्रकरणों में राष्ट्र राज्य से जवाब मांगने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसी कड़ी में मनोवैज्ञानिक कड़ी चल रही थी ये भारत में, जिसमें दलित समुदाय को मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए राष्ट्र में जवाब देने का अधिकार दिया गया। सो ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।